हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में स्वागत है। आज हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2006 का पार्ट 3 लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किमी प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है और रेलगाड़ी की चाल दिया गया है और वह एक बिजली के खंभे को पार करना है, उसके लिए समय पूछ रहा है। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। ट्रेन की चाल 144 किमी प्रति घंटा और उसके बाद 144 में 5/18 का गुणा किया है। गुणा इसलिए किया है 18 का इसलिए गुणा किया जाता है क्योंकि किमी प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। यदि यहीं पर मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता तो यदि किमी प्रति घंटा में हमें बदलना रहता तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या किया गया है। इसलिए बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय का फार्मूला लगा दिया गया है। समय का फार्मूला होता है दूरी अपान चाल। तो यहाँ पर चली गई दूरी अपान चाल, चली गई दूरी आपका 100 लिया गया है। क्योंकि चली गई दूरी 100 इसलिए लिया गया है क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर थी और एक खम्भे को पार करना था, तो रेलगाड़ी अपनी पूरी जितनी लंबाई है उतना पूरा पार करेगी तब पार माना जाएगा। इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई ही यहाँ पे दूरी माना जाएगा, इसलिए 100 लिया गया है। उसके अपान चाल आप जो कि बदलने पर यहाँ पे प्राप्त हुआ है 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो 100/40 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर रुपये 6,000 पर होगा, उतना ही ब्याज रुपये 8,000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पर माना लगा समय t वर्ष। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में दिया गया था जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये का होगा, यानी कि 6,000 रुपये का 4% ब्याज की दर से 5 वर्ष में जितना ब्याज होगा उतना ही ब्याज 8,000 रुपये का 3% की दर से कितने समय में उसके बराबर होगा। यानी ब्याज दोनों का बराबर होना चाहिए। तो ब्याज दोनों का बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, इसलिए 6,000 रुपये का जो ब्याज आएगा उसके बराबर 8,000 रुपये का ब्याज कर दिया गया है। देखिए ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय अपान 100। तो वहीं देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले का ब्याज निकाला गया है 6,000 का, तो मूलधन 6,000 गुणित तो समय दिया गया है 5 वर्ष का 5 गुणित 4% दर दिया गया है 4/100 इज इक्वल टू अब 8,000 का दिया गया है 8,000 गुणित 3 गुणित टी। यहाँ पर समय नहीं दिया गया था, समय ही पूछा था, यहाँ पर टी मान लिया गया है, फिर अपान 100। दोनों 100 से 100 काट दिया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ ये कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद सॉल्व करने पर 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई टी, और टी का मान निकाल लिया गया है। टी का मान आया है आपका 5 वर्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1,000 की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर कितने समय में 1,331 रुपये हो जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये फार्मूला है ऊपर जो दिया गया है। चक्रवृद्धि मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 के पावर समय। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है। 1,000 की धनराशि 10% वार्षिक दर पर, यानी कि मूलधन 1,000 दिया गया है आपका, दर आपका 10 दिया गया है, और प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर कितने समय में 1,331 रुपये हो जाएगी। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर, यानी कि जो 1,331 रुपये है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन है और समय नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे समय के पावर समय दर बटे 100 के पावर समय दिया गया है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका दिया ही है 1,331,
इज इक्वल टू मूलधन आपका 1000 दिया गया था, फिर उसके बाद 1 प्लस दर आपका 10 दिया गया था, दर आपका 10 दिया गया था अपान 100, फिर उसके पावर समय, जो कि समय अभी पता नहीं है, उसको निकालना है। अब उसके आगे देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व किया गया है। 1331 अपान 1000, क्योंकि 1000 इस तरफ आएगा, इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो अपान में हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 10 बटे 1 प्लस 10 अपान 100 को जब सॉल्व करेंगे तो 11 अपान 10 आएगा। उसके बाद दोस्तों समय को प्राप्त करने के लिए इस तरफ का जो 1331 अपान 1000 है, यानी कि 1331 बटे 10 है, अरे 1000 है, उसको जब घात के रूप में बदलेंगे 11 बटे 10 के रूप में, 11 बटे 10 पर ही घात लगाएंगे क्योंकि इससे कट जाए, इसके लिए। फिर उसके बाद समय का मान आपका 3 वर्ष आ जाएगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है। तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है। एक घोड़ा है जिसको 10 मीटर वर्गाकार खेत के एक कोने पर बांधा गया है। उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। पर बांधा गया है, उससे कोने से जितना चर सकता है, उसके बाद जो बचा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर दिया गया है उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए दिया गया है यहाँ पर, माना वर्गाकार खेत ABCD है, इसलिए खेत का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों वर्गाकार खेत है, वर्गाकार खेत है, इसलिए उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके भुजा का स्क्वायर किया जाता है। तो यहाँ पर उसका भुजा 10 दिया था, 10 गुणे 10 100 मीटर स्क्वायर आ गया उसका क्षेत्रफल। अब घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे हम लोग, जो कि देखिए यहाँ पर निकाला गया है घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल। उसके लिए फार्मूला लगाया गया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। यहाँ पर दोस्तों ये फार्मूला कब लगाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वृत्तखंड के रूप में है जो काले से कलर किया गया है, और जो घोड़े की रस्सी की लंबाई थी वो त्रिज्या का काम करेगी। इसी फार्मूले पर सब मान रख देंगे तो घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा जो वर्गाकार खेत में है, जैसा कि चित्रानुसार दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं पाई का मान 22/7 रख दिया गया है। पाई का मान यहाँ पर देख सकते हैं 22/7 रख दिया गया है। फिर आर का मान, आर स्क्वायर यहाँ पर है तो आर का मान दिया था घोड़े की रस्सी की लंबाई 7, तो यहाँ पर 22/7 गुणित 7/7 गुणित 7 गुणित, और कोण ABC आप देख सकते हैं 90 अंश दिया गया है क्योंकि वर्ग है, इसलिए 90 अंश अपान 360, जो कि यहाँ फार्मूला में 360 नीचे दिया गया था। उसके बाद फार्मूला को सॉल्व कर दिया गया है रखकर मान उसका। उसके बाद अब दोस्तों क्वेश्चन में देख सकते हैं, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसलिए दोस्तों अभी तो घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल निकला कितना, 77 अपान 2 मीटर स्क्वायर। अब इसलिए चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल इज इक्वल टू खेत का क्षेत्रफल माइनस चरे गए भाग का क्षेत्रफल, तब बचा हुआ संभावित क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो खेत का क्षेत्रफल 100 आएगा क्योंकि उसका एक भुजा 10 दिया था, ऊपर निकाला गया था 100 मीटर स्क्वायर आया था। उसके बाद उसमें से चरा हुआ क्षेत्रफल निकल गया 77 अपान 2 मीटर स्क्वायर। फिर उसको सॉल्व करने पर 61.5 वर्ग मीटर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेमी है। एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेमी है, तदनुसार उस धनुष का व्यास कितना होगा। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया गया है। माना अर्धवृत्ताकार धनुष की त्रिज्या r है, यहाँ पर धनुष की त्रिज्या मान लिया गया है r। उसके बाद अर्धवृत्त के परिमाप के लिए ये सूत्र होता है पाई r प्लस 2r।
तो पाई आर प्लस 2r का मान 72 सेमी दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ना दोस्तों, एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेमी है, इसलिए पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 72 सेमी। और फिर आर को कॉमन ले लिया गया है, तो हो जाएगा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 72। उसके बाद पाई का मान 22/7 रख दिया गया है, प्लस 2 इज इक्वल टू 72, और आर और 22/7 प्लस 2 को सॉल्व करने पर 36/7 आया है, इज इक्वल टू 72। अब देखिए दोस्तों, आर का मान सॉल्व करने पर 14 आया है। अब आर का मान आया 14, इसलिए धनुष की जो अर्धवृत्त धनुष जो है अर्धवृत्ताकार रूप में, उसका आर त्रिज्या जो है कि 14 सेमी आ गया, इसलिए व्यास उसका दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, इसलिए 2r कर दिया गया है। 2 × 14 28 सेमी आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खिलौना किसी गोलार्ध पर आरोपित शंकु के रूप में है। गोलार्ध और शंकु की त्रिज्या 3 सेमी है और शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, यही पूछा गया है दोस्तों। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस केवल रेड वाले बटन पर क्लिक ही तो करना है दोस्तों। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। अभी अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन पर क्लिक कीजिए। और चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए दोस्तों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L इज इक्वल टू उसका शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर अंडर रूट में शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगी, जो कि 5 यहाँ पर आया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद खिलौने का वक्र पृष्ठ के लिए यहाँ पर सूत्र फार्मूला लगाया गया है दोस्तों, पाई आर कोष्टक में 2r प्लस L। आप देख सकते हैं जो ये इमेज है, इस प्रकार के यदि किसी गोलार्ध पर कोई शंकु स्थापित है तो इस प्रकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए, उस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, उस पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी इस प्रकार का कोई इमेज आपके सामने आए या कोई सवाल दिया गया हो, आप यही फार्मूला लगाइएगा, पाई आर कोष्टक में 2r प्लस L। यल अभी ऊपर निकाला गया है, देखिए यल का मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी, आप देख सकते हैं। अब खिलौने का वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू पाई आर कोष्टक में 2r प्लस L, इसको रट लीजिए दोस्तों, कभी मत भूलिएगा। अब देखिए पाई का मान 22/7 रख दिया गया है, आर का मान 3 रख दिया गया है, क्योंकि गोलार्ध और शंकु की दोनों की त्रिज्या 3 सेमी है, इसलिए आर का मान यहाँ पे 3 रख दिया गया है। फिर कोष्टक में 2, फिर आर का मान 3 रख दिया गया है, प्लस यल जो कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है 5 रख दिया गया है। उसके बाद सॉल्व करने पर दोस्तों 103.71 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया, इस खिलौने का क्षेत्रफल। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार का इमेज यानी कि नीचे गोलार्ध और उसके ऊपर, उसके जस्ट ऊपर यदि शंकु है, तो इस प्रकार के खिलौने का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए यही फार्मूला लगाइएगा, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x + 1/x इज इक्वल टू 3, तो 3x² - 4x + 3/x² - x + 1 का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए x + 1/x इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया गया है। x² सॉल्व करने पर आया है x² + 1 इज इक्वल टू 3x, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर दोस्तों इसमें 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3x² + 3 इज इक्वल टू 9x। 3x² + 3 इज इक्वल टू 9x, यानी कि 3x² + 3 का मान 9x आ गया। और 3x² + 3 इस क्वेश्चन में देख सकते हैं दिया गया था, यहाँ पर 3x² - 4x + 3, यानी कि 3x² + 3 भी आया है इस क्वेश्चन में, इसलिए 3x² + 3 का मान निकल आया 9x। अभी इसलिए देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसलिए के बाद लिखा गया है 3x² - 4x + 3/x² - x + 1, यानी कि क्वेश्चन जो दिया गया है पहले पूरा क्वेश्चन उतारा गया है। फिर उसके बाद 3x² + 3 को एक तरफ कर दिया गया है -4x, फिर अपान कोष्टक में x² + 1 माइनस कोष्टक बंद -x। अब 3x² + 3 का मान तो 9x था, जो कि यहाँ पे रख दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों समीकरण 2 व 3 से। उसके बाद
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी मान ऊपर पहले दूसरा इक्वेशन देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान 3x आया है, उसको भी यहाँ पर रख दिया गया है। उसके बाद उसको सॉल्व करने पर 5 से x कट जाएगा, 5/2 आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर अपान 0.03 माइनस 0.01 का मान ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर किया गया है। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो 0.03 प्लस 0.01 लिखा गया है एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में वहीं लिखकर माइनस लगा दिया गया है। फिर नीचे 0.03 माइनस 0.01 दिया ही गया है, इससे ये वाला कट जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर नीचे फार्मूला भी आपका लिखा गया है। उसके बाद सॉल्व करने पर बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप बस देख कर समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y तो x³ माइनस y³ का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया गया है। 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y जो कि दिया गया है। फिर इसको सॉल्व कर दिया गया है दोस्तों तिर्यक गुणा करके। फिर लिखा गया है इसलिए xy इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस वाई का मल्टीप्लाई तिर्यक मल्टीप्लाई जब x प्लस वाई में होगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोस्तों x प्लस वाई के होल स्क्वायर को खोल दिया गया है फार्मूले के हिसाब से। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है, तो हो गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस xy। माइनस एक्स वाई को इस तरफ लाया गया है, माइनस XY हो गया इज इक्वल टू 0। फिर दोस्तों 2xy में से माइनस XY गया तो आपका प्लस XY बचा, लिखा गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 बना लिया गया है। उसके बाद अब x³ माइनस y³ इज इक्वल टू फार्मूला होता है दोस्तों x माइनस एक कोष्टक में x माइनस वाई, दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY का मान आप एक ठो समीकरण में जो कि निकाला गया है पहले ही 0 आया है, अब वही मान यहाँ पर रख दिया गया है 0, तो x³ माइनस y³ का पूरा मान 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये देखिए एक क्वेश्चन जो था ये बहुत बार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने रफ या कॉपी पर, इसको बार बार लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको वैसे भी मेरे वीडियो को बस केवल देखना ही है, लगाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच के कोण का मान रेडियन में क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आप पढ़े होंगे 10th या 12 में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच 90 डिग्री होता है। चलिए देखते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90 अंश दिया गया है यहाँ पर, अतः रेडियन में मान किसी भी कोण के डिग्री में यदि दिया गया है तो उसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 का उसमें गुणा कर दिया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए गुणा किया गया है, उसके बाद 90 से 180 को काट दिया गया है तो π/2 आ गया इसका आंसर रेडियन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो मध्यिकाएँ BP और CQ G पर प्रतिच्छेद करती हैं, त्रिभुज PGQ संबंधित त्रिभुज ABC ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया गया है। माना त्रिभुज ABC की मध्यिका BP तथा CQ है। दोस्तों त्रिभुज ABC की मध्यिका जो BP है, त्रिभुज ABC की मध्यिका है, और जो CQ है ये भी त्रिभुज ABC की मध्यिका है, मान लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में निकालना क्या है, त्रिभुज PGQ संबंधित त्रिभुज ABC, इसी का मान निकालना है दोस्तों को। इसके लिए देखिए कैसे सॉल्व किया गया है इसको। त्रिभुज PGQ अपान त्रिभुज BGC, आप देख सकते हैं त्रिभुज PGQ ये वाला जो त्रिभुज है, और त्रिभुज
BGC, त्रिभुज BGC जो ये वाला त्रिभुज है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, जो QP है, Q और P भुजा AB और भुजा AC का क्रमशः मध्य बिंदु है। तो इसको मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है त्रिभुज के आधार का 1/4 गुना होता है। आप देख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज PGQ अपान त्रिभुज BGC इज इक्वल टू PQ² अपान BC² इज इक्वल टू 1/4, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या किया गया है, इसलिए त्रिभुज PGQ इज इक्वल टू 1/4 त्रिभुज BGC, क्योंकि दोस्तों जब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई होगा त्रिभुज PGQ इज इक्वल टू 1/4 त्रिभुज BGC प्राप्त होगा, जो ये वाला लाइन है। उसके बाद 1/4, उसके बाद दोस्तों ये जो त्रिभुज BGC है इसका मान 1/3 त्रिभुज ABC है। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं किसी भी त्रिभुज के, जैसे मान लीजिए आपका त्रिभुज यहाँ पे देखिए दिया गया है, त्रिभुज BGC का मान 1/3 त्रिभुज ABC इसलिए रखा गया है क्योंकि यह एक प्रमेय है। फिलहाल आप बस इतना ध्यान रखिए कि जैसे कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है तो उसके मध्यिकाओं से प्रतिच्छेद करने पर जो त्रिभुज नीचे प्राप्त होता है वह उसके 1/3 भाग होता है, उस त्रिभुज का 1/3 भाग होता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं किया गया है। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया गया है तो 1/12 त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज PGQ जो ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला लाइन, त्रिभुज PGQ, इसको सॉल्व करने पर आपका आया 1 मतलब 1 संबंधी 12, यही इसका आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 11 10 17 10 79 10 73 का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आप कई बार इंट्रेंस एग्जाम में या फिर अपने क्लास में क्लास 10 में या क्लास 12 में सॉल्व किए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। 10 11 10 17 17 10 79 10 73, फिर उसके बाद 10 11 10 17 फिर 10, फिर देखिए दोस्तों ये वाला जो लाइन है इसको 90 - 11 कर दिया गया है। 90 - 11 करने पर 79 आएगा। फिर ये वाला जो है 10 90 - 17 कर दिया गया है। 90 - 17 करने पर 73 आएगा। यह इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि काट के रूप में परिवर्तित हो जाए, और जब काट के रूप में परिवर्तित होगा तो वह 10 11 से काट 11 जब 10 के रूप में परिवर्तित करेंगे तो कट जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं ये वाला लाइन, इसमें 10 11 10 17 काट 11 काट 17 सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए अगला लाइन 10 11 काट 11 10 17 काट 17 एक तरफ कर लिया गया है। उसके बाद इसको सॉल्व करने पर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर 1 1 आया है, फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया गया है, 1 आ गया है। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तथा बेल आइकन को प्रेस करके मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पर भी मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।